बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में मैं बायोलॉजी का टीचर बरकतुल्लाह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तजज़े से आपको मुखातिब हूँ। जैसा कि हम एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो जैसा कि आपको मालूम कि एरोबिक रिस्पायरेशन के 3 मरहले होते हैं, यानी 3 मरहलों में ये एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट होती है। पहला मरहले ग्लाइकोलिसिस होता है ना, दूसरा मरहला जो होता है ना वो क्रेब्स साइकिल होता है ना, और तीसरा मरहला जो होता है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो पहले 2 मरहले जो होते हैं ना उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो आज हम तीसरे मरहले यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है ना कहाँ पर होता है, यानी सेल में कहाँ पर होता है। तो जैसा कि ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में होता है ना, जो दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। तो इसमें आप देखते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होती है ना, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है ना मैट्रिक्स कहा जाता है। तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना उस पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता क्या, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये होता है ना कि जो कोएंजाइम्स हमारे साथ बनते हैं, ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं या उसमें जो रिड्यूस होते हैं ना, ग्लाइकोलिसिस में जो रिड्यूस होते हैं ना कोएंजाइम, या क्रेब्स साइकिल में जो रिड्यूस होती है ना NADH और FADH2 जो होती है ना उसकी रिडक्शन होती है। उसकी क्या होती है ना, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है ना। ये क्या लूज करते हैं ना, ये हाइड्रोजन लूज करते हैं ना, और साथ में इलेक्ट्रॉन भी लूज करते हैं ना। और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना ये मुख्तलिफ कैरियर से गुजर कर यानी कहाँ पर पहुँचते हैं ना, आखिर में ऑक्सीजन के साथ अमल करते हैं ना एलॉन्ग विद प्रोटॉन, और ये फिर क्या बनाते हैं ना वाटर बनाते हैं। तो ये जो सफ़र होता है ना इलेक्ट्रॉन का, ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, यानी उनसे गुजरते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना कहाँ पर होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है ना वहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो उसके लिए जो कोएंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं ना, जो दरकार होते हैं ना वो यहाँ पे होते हैं। और ये मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना यानी NADH डिहाइड्रोजनेज होता है ना, इसी तरह ये FADH डिहाइड्रोजनेज होता है ना, इसी तरह कोएंजाइम Q होता है, इसी तरह साइटोक्रोम रिडक्टेज होता है ना, इसी तरह साइटोक्रोम C होता है, और ये जो होता है ना ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है। तो ये सारे एंजाइम्स इसमें इनर मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं ना। और इसमें क्या होता है ना, ये जो यूबिक्विनोन होता है ना कोएंजाइम Q जिसको कहते हैं ना, यूबिक्विनोन इसको कहा जाता है ना, ये प्रोटीन नहीं होता, बाकी सारे जो होते हैं ना प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। और ये यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C ये मोबाइल होते हैं, यानी ये हरकत करते हैं, जबकि बाकी जो होते हैं ना ये फिक्स होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं ना, स्टेशनरी होते हैं ना, और इस मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए होते हैं। तो यानी इस दौरान क्या होता है ना, इस दौरान होता ये कि जब NADH रिड्यूस्ड कोएंजाइम होता है ना, जो कि या तो उसके अंदर पैदा होता है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर पैदा होता है ना, ग्लाइकोलिसिस में पैदा होता है ना, या उसके दौरान बनता है ना क्रेब्स साइकिल के दौरान, तो उसकी वो क्या करता है ना, यानी वो हाइड्रोजन लूज करता है और साथ में इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है ना, और इसकी दोबारा ऑक्सीडेशन होती है ना NAD में। जो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना ये NADH डिहाइड्रोजनेज जिसको कम्प्लेक्स 1 भी कहा जाता है ना, क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं ना जो यकजा होते हैं ना, और इसको हम मजमूई तौर पर कम्प्लेक्स 1 कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इससे 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना कम्प्लेक्स 1 में चले जाते हैं,
कॉम्प्लेक्स वन जो होता है ना ये इट्स बिकम एनर्जाइज्ड, यानी ये एनर्जाइज्ड बन जाता है ना, और यानी इसकी रिडक्शन होती है ना, इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना, और ये फिर क्या होता है ना, ये एनर्जाइज्ड बन जाता है ना। इट पंप 4 प्रोटॉन, ये 4 प्रोटॉन को पंप करता है ना फ्रॉम द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से ऊपर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, यानी ये मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन को निकालता है। कहाँ पे निकालता है ना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये निकालता है। फिर क्या होता है ना, फिर इलेक्ट्रॉन इसी से चली जाती है ना कोएंजाइम क्यू में, जिसको यूबिक्विनोन कहा जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना तो इसकी दोबारा ऑक्सीडेशन होती है ना, जबकि इसकी क्या होती है ना, इसकी रिडक्शन होती है ना। तो ये मोबाइल मॉलिक्यूल होता है ना कोएंजाइम क्यू यूबिक्विनोन जो, और यदि रिडक्शन के बाद ये यूबिक्विनोल बन जाता है। फिर ये क्या करता है ना, ये यूबिक्विनोल जो होता है ना, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है ना किसको दे देता है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को दे देता है, जो कि साइटोक्रोम रिडक्टेज होता है ना, यानी और जब ये यूबिक्विनोन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसकी क्या होती है ना, इसकी रिडक्शन होती है ना, और इसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना तो ये भी एनर्जाइज्ड बन जाता है ना, और ये 4 प्रोटॉन को, हाइड्रोजन आयन को पंप करता है ना मैट्रिक्स से किसकी तरफ लेके जाता है ना, यानी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ ले जाता है, और ये प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जमा होते हैं ना, ये प्रोटॉन जो होते हैं ना हाइड्रोजन आयन ये वहाँ पर जमा होते हैं। फिर क्या करता है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना साइटोक्रोम सी को, तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना, और साइटोक्रोम सी की रिडक्शन होती है ना। साइटोक्रोम सी जो होता है ना, साइटोक्रोम सी ये भी कोएंजाइम की तरह मोबाइल मॉलिक्यूल होता है ना। ये जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना तो इसकी रिडक्शन होती है ना, और इसकी कॉम्प्लेक्स 3 की ऑक्सीडेशन होती है ना। साइटोक्रोम सी जो होता है ना इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ पे देता है ना, इलेक्ट्रॉन देता है यानी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को दे देना, ये जो कि कॉम्प्लेक्स 4 जिसको कहा जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना, जबकि इससे इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है ना तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना यानी इसकी रिडक्शन होती है ना, तो इट बिकम एनर्जाइज्ड, और ये 2 प्रोटॉन को क्या करता है ना, यानी बाहर लेके जाते हैं। यानी इसने कॉम्प्लेक्स 3 ने 4 प्रोटॉन बाहर निकाले, कॉम्प्लेक्स 1 ने 4 प्रोटॉन बाहर निकाल के, जबकि कॉम्प्लेक्स 4 होता है ना ये कितने प्रोटॉन को बाहर निकालता है ना, पंप करता है ना, 2 प्रोटॉन को पंप करता है ना बाहर। और इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन आता है ना वो आके यहाँ पर आता है ना ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, तो साथ में ये प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता है ना, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है ना, और फिर क्या बन जाता है ना, वाटर फिर बन जाता है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एरोबिक रिस्पायरेशन में कौन सी होती है ना, ऑक्सीजन एटम होता है ना। कौन सा होता है ना, ऑक्सीजन एटम होता है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का सफ़र होता है ना, यहाँ से लेकर यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का सफ़र जो होता है ना, इससे गुजरते हैं, इससे यहाँ पे इस रास्ते से गुजर, आखिर में ऑक्सीजन को पहुँचते हैं ना। और ऑक्सीजन के के साथ जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ना तो साथ में 2 प्रोटॉन भी मिलते हैं ना, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे पैदा होती है ना। तो इसको क्या कहते हैं ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको क्या कहा जाता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये तो हुई बात किस चीज़ की, NADH की ऑक्सीडेशन की। तो अब आते हैं ना FADH2 की ऑक्सीडेशन की तरफ। FADH2 जो होता है ना, FADH2 में होता है क्या, FADH2 में होता है ना कि ये FADH2 का जो मॉलिक्यूल होता है ना, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना और प्रोटॉन इससे निकलते हैं ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो होता है ना कॉम्प्लेक्स 2 किस चीज़ को देते हैं ना, FADH2 डिहाइड्रोजनेज होता है ना, जिसको कॉम्प्लेक्स 2 कहते हैं ना, इसको अपने इलेक्ट्रॉन देता है, यानी इसको बाईपास कर देता है ना। ये वाला जो होता है ना कॉम्प्लेक्स 1 बाईपास होता है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 2 को दे देते हैं, और
2 की क्या होती है ना, इसकी रिडक्शन हो जाती है ना, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को देते हैं ना, और फिर इसी रास्ते इसी तरफ चलते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब होता है ना कि जब NADH की क्या होती है ना, NADH की ऑक्सीडेशन होती है ना, तो इसमें ये तीनों पंप, ये वाला प्रोटॉन पंप, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 वाला प्रोटॉन पंप और कॉम्प्लेक्स 4 वाला प्रोटॉन पंप, ये तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं ना और प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं। जबकि जब FADH2 की ऑक्सीडेशन होती है ना, FADH2 FAD में कन्वर्ट होता है ना, यानी इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना, तो इसमें ये वाला बाईपास होता है ना कॉम्प्लेक्स 1, तो ये वाला पंप जो होता है ना ये इनएक्टिव होता है ना, और इसमें सिर्फ 2 जो होते हैं ना, 2 कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 ये वाले पंप एक्टिवेट हो जाते हैं ना, और सिर्फ कितने प्रोटॉन, 4 ये निकलता है ना और 2 ये, तो फिर इसमें कितने निकलते हैं ना, यानी 6 मॉलिक्यूल, 6 आयन्स, ये 6 प्रोटॉन्स जो होते हैं ना बाहर निकलते हैं। जबकि NAD जो होता है ना, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना NADH की, तो इसमें 4 ये वाले बाहर निकलते हैं और 2 ये वाले, तो इसमें से 10 बाहर निकलते हैं। तो यानी इसमें NADH की ऑक्सीडेशन में यानी वो तीनों पंप एक्टिव होते हैं ना, जबकि FAD में क्या होते हैं ना, FADH2 की जब ऑक्सीडेशन होती है ना, तो इसमें ये सिर्फ 2 पंप एक्टिव होते हैं ना, और प्रोटॉन को बाहर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में लेके जाते हैं। तो क्या होता है ना, तो इसको क्या कहता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है ना, तमाम साइटोक्रोम्स जो होते हैं ना ये आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, यानी एक दफ़ा इसकी रिडक्शन होती है ना, फिर ऑक्सीडेशन होती है ना, यानी जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ना तो फिर इसकी रिडक्शन हो जाती है ना, और जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चले जाते हैं ना तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना। इसी तरह यानी ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना, फिर दूसरे को पास करते हैं, फिर लेते हैं फिर दूसरे को पास, यानी एक दफ़ा इसकी दे आर अल्टरनेटली रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड, और ड्यूरिंग द जर्नी of electron from here to here electron loses energy, or this energy it is used for the pumping out of proton from matrix to the intermembrane space, यानी ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इस सफ़र के दौरान लूज करती है ना, ये एनर्जी इस्तेमाल होती है ना प्रोटॉन को मैट्रिक्स से बाहर निकालने में। किस तरफ बाहर निकलते हैं ना, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहाँ तक इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इसके बाद यदि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है या कीमोऑस्मोसिस है, ये ऐसे टॉपिक है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साथ के साथ क्या है, कनेक्टेड है, जो जुड़े हुए हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे जब यदि प्रोटॉन जमा होते हैं ना, प्रोटॉन बाहर निकलते हैं ना, तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स में जो होता है ना, बाहर पॉजिटिव जो होता है ना, और जब मैट्रिक्स जो होता है ना इट इज़ लेस पॉजिटिव, बाहर जो होते हैं ना ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं ना, अंदर जो होते हैं ना लेस पॉजिटिव होते हैं ना, और कानून के मुताबिक ये जो होते हैं ना फिर अंदर की तरफ आने की कोशिश करते हैं ना, ये प्रोटॉन जो होते हैं ना, ये हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ना अंदर की तरफ आने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन दरमियान में क्या होता है ना, दरमियान में ये मेम्ब्रेन होता है ना, और इससे फिर अंदर नहीं आ सकते। तो फिर होता क्या है, तो यहाँ पे एक इंजाइम्स होता है ना दूसरा मेम्ब्रेन में, जिसको ATP सिंथेस कहते हैं ना, क्या कहा जाता है ना, ATP सिंथेस। तो ATP सिंथेस जो होता है ना, इसमें चैनल होता है ना, इसमें रास्ता होता है, और इस रास्ते के जरिए जो प्रोटॉन होते हैं ना दोबारा मैट्रिक्स में आते हैं। जब ये इसमें से गुजरती है ना, ATP सिंथेस में से गुजरती है ना, तो ये अपनी एनर्जी ATP सिंथेस को दे देते हैं ना, और फिर क्या होता है ना, ATP सिंथेस जो होता है ये एनर्जी इस्तेमाल करता है ना, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करता है ना, यानी फास्फोराइलेशन के लिए, यानी ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट आपस में मिलते हैं ना, इस अमल के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी ATP सिंथेस जो होता है ना, जो कि एंजाइम होता है ना, ये दे देते हैं। और ATPs को ये यानी ATP सिंथेस को ये एनर्जी हासिल कहाँ से होती है ना, यानी इनके फ्लो से, प्रोटॉन के फ्लो से ये एनर्जी हासिल होती है ना, और ये एनर्जी फिर इस्तेमाल होती है ना ATP बनने के लिए। तो जब इसमें से यानी मैंने पहले बताया ना कि ये जो NADH जो होता है ना, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना तो ये 10 प्रोटॉन निकलते हैं ना, तो 10 प्रोटॉन्स जब अंदर आते हैं ना तो उससे फिर कितने बनते हैं ना, यानी एक ATP बनने के लिए
कितने प्रोटॉन का अंदर जाना जरूरी होता है ना, 4 प्रोटॉन का। कितने का? 4 प्रोटॉन जब अंदर आते हैं ना तो एक एटीपी बनती है ना। तो जब 10 आएंगे, 10 अंदर आएंगे क्योंकि इसमें बाहर NADH ने 10 निकाले ना, तो जब 10 आएंगे तो कितनी एटीपी बनेगी? 2.5 एटीपी, जिसको हम यानी आपके कोर्स की बुक में 3 एटीपी लिखे गए हैं। यानी ऑक्सीडेशन की, यानी जब NADH की ऑक्सीडेशन होती है ना NAD में, तो हकीकत में 2.5 ATPs बनते हैं ना, लेकिन आसानी की खातिर हम या बहुत से बुक्स में 3 ATP लिखा हुआ है। इसी तरह यानी इसने 6 निकाले हैं ना, यानी FADH ने 6 प्रोटॉन बाहर निकाले हैं ना, जो पहले मैंने बताया ना, तो इसको क्या कहते हैं ना, तो ये कितने 1.5 ATP से बनते हैं ना। और जब बुक में हम लिखते हैं ना तो 2 ATP, यानी FADH2 की ऑक्सीडेशन से हमें 2 ATPs दर हकीकत हमें हासिल होती है ना 1.5 ATP, क्योंकि जब 6 आते हैं ना, 6 इसमें से आते हैं ना, अंदर आते हैं ना, तो 1.5 बनते हैं ना, लेकिन हम आसानी की खातिर इसको 2 लिखते हैं और आपकी किताबों में भी 2 लिखा हुआ है। तो इसी तरह यानी इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना, और ऑक्सीडेशन के दौरान क्या यानी वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, फिर इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो होते हैं ना, जो कि इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, उससे गुजरकर आखिर में ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं ना, और साथ में यानी ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन भी मिलती है ना, फिर क्या बनता है ना, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। और फिर इसमें क्या होता है ना, और कीमोसिंथेसिस क्या, कीमोऑस्मोसिस किसको कहा जाता है? क्योंकि जब ये केमिकल्स जो होते हैं ना अंदर आते हैं ना मेम्ब्रेन से के यानी मेम्ब्रेन के पार जाता है ना, तो इसको ऑस्मोसिस कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना, यहाँ पे कम होती है ना, तो ये ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं ना, और मेम्ब्रेन में से गुजरते हैं ना, यानी मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती है ना ATP सिंथेज उसमें से गुजरते हैं ना, तो ये ऑस्मोसिस का अमल होता है ना। तो इसी तरह इसको कीमोऑस्मोसिस ATP सिंथेसिस भी कहा जाता है ना। तो ये तीनों टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्यों कहा जाता है ना, क्योंकि फास्फोराइलेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, यानी ये फास्फोराइलेशन का अमल है ADP, और जब इनऑर्गेनिक फास्फेट जब आपस में मिलते हैं ना, तो इस अमल को फास्फोराइलेशन यानी एडिशन ऑफ फास्फेट। तो यहाँ पे जब फास्फेट ऐड होता है ना, तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, और यहाँ पे जो फास्फोराइलेशन होती है ना, इसके लिए किस चीज़ की एनर्जी इस्तेमाल होती है ना, इस चीज़ की ऑक्सीडेशन की, यानी जब इस चीज़ की ऑक्सीडेशन होती है ना और एनर्जी निकलती है ना, तो ये वाली एनर्जी असल में इस्तेमाल होती है ना इस फास्फोराइलेशन के अमल के लिए। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है ना, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।